नमस्कार प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में जो होने वाली है दोस्तों, वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री इतिहास चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आया हूं। मैंने ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करा दिया और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम इसी में हर एक टॉपिक को बताऊंगा और बढ़िया से क्लियर करने वाला हूं और यही प्रश्न आपको 2026 में दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी पहली क्वेश्चन नंबर है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर पर चलते हैं। फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब? 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको 1830 की क्रांति कहा जाता है। जी दोस्तों, मेटरनिख का कथन था, उस समय मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख शासन कर रहा था, यानी शासन वहां पे जमाए हुए था। और मेटरनिख, चूंकि हमने पिछली कई बार बता चुका हूं कि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी राजा था। वह अच्छा शासन नहीं कर रहा था, वह लोगों को दुख दर्द सिर्फ देता था। जी दोस्तों, और उस समय मेटरनिख ही राज्य कर रहा था। और मेटरनिख का कहना क्या था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। और इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक निरंकुश घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया और अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया, जो उससे भी बड़ा प्रतिक्रियावादी था, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जब घटना घट रही थी तो उदारवादी लोगों जो थे वे सभी जमकर इन सभी का विरोध किया। और जब मतलब लुई, जो अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मेटरनिख जो है अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था, तो अभी हमने फिर से देखा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया। और पोलिगनेक क्या था? उससे भी घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब उससे भी बदमाश था, जिसको प्रधानमंत्री बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जनता को और दुख तकलीफ पहुंचने लगी, जनता नहीं रह पाई। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जमकर आंदोलन किया। जी दोस्तों, आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गई होगी। जी दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रश्न नंबर दूसरी है, जुलाई यानी कि 1830 की क्रांति के प्रभावों को लिखे। यानी कहने का मतलब जुलाई 1830 के क्रांति के प्रभाव को लिखे। तो प्रभाव जो थे, कई प्रभाव रहे दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। 1830 ईस्वी के क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव रहे। पहली प्रभाव दिया गया है, इस क्रांति ने राजशाही शासन का प्रभाव कम कर दिया। जब जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति हुई, इसमें उदारवादी यानी समाज के लोगों ने जमकर आंदोलन किया, है ना, उसके खिलाफ रहा, तो कुछ राजशाही शासन मतलब जो शासन हो रहा था वो कम हो गया, है ना। राजा लोग बढ़िया से रहते थे, व्यतीत करते थे, लेकिन अब ये सब कम हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। वियना सम्मेलन में क्या बात हुआ था, चूंकि वियना सम्मेलन का मेजबानी यानी कि नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था, और मेटरनिख एक अच्छा शासक नहीं था, और वह सोचता था कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उन सभी चीजों को समाप्त कर दे और पुरानी ही व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। लेकिन यह सब बात कहाँ हुआ, तो वियना कांग्रेस में हुआ, और वही सब वियना कांग्रेस के जो लक्ष्य थे वह असफल कर दिया गया, है ना। लेकिन
लेकिन फिर से विकास होना शुरू हो गया, यही प्रभाव रहा। हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, है ना, पूरे यूरोप में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास होने लगा। यानी कि जब क्रांति हुई, इससे क्या हुआ कि पूरे समाज में आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास होना शुरू हो गया। हमारी चौथी पॉइंट क्या है, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जाए। यानी इसमें कहा गया कि देशभक्ति की भावना बढ़े, लोग मिलजुल करके रहे ताकि राष्ट्रवाद बन सके। हमारी पांचवी पॉइंट है, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। यानी कि ये सभी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, इन सभी को व्यवस्था को देखा गया, है ना, और उसी के अनुसार विकास का आंदोलन भी जारी रखा गया। आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी प्रश्न नंबर तीसरा है ना, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी के क्रांति के निम्नलिखित कारण रहे। हमारी पहली पॉइंट है, साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट है, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन हुआ, है ना, यानी जो मध्यम वर्ग थे उन सभी पर। और तीसरी पॉइंट है, राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव, यानी राजनीतिक दलों के जो संगठन थे उनमें कमी आ गई फ्रांसीसी क्रांति के, यही कारण रह गए। हमारी नेक्स्ट है, आगे बढ़ता हूं तो आगे मैं देखता हूं। हमारी आगे क्या है दोस्तों, यहाँ चौथी पॉइंट लिखी गई है, लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया। यानी कि हमने 3 पॉइंट तो देख ली है और ये चौथे पॉइंट है, लुई फिलिप। लुई फिलिप जो थे वे असफल रह गए थे, और वे असफल रह गए, यही क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया है। क्यों? तो क्योंकि उस समय फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। जिस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी 1848 ईस्वी को, उस समय वहां का शासक लुई फिलिप था, और इसने जनता से वादा किया था, क्या किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुशी से रखेंगे। लुई फिलिप कहा था कि यदि मुझे शासक बना दोगे तो मैं सभी जनता को खुश रखूंगा, अच्छे से रखूंगा। लेकिन इस सभी का उल्टा हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना प्रधानमंत्री, यानी लुई फिलिप जो थे, है ना, उन्होंने एक अपना प्रधानमंत्री 1840 ईस्वी में गीजो को बनाया प्रधानमंत्री। इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो आपको बतानी होगी गीजो को। और कब बनाया? तो 1840 ईस्वी में बनाया। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे और भी है, लेकिन गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी तथा कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। लेकिन जो गीजो था, जो लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, वह उससे भी खतरनाक आदमी था। जी हाँ दोस्तों, वह घोर प्रतिक्रियावादी था, कठोर प्रकृति का व्यक्ति था, है ना। इसके शासन काल में, किसके? तो गीजो के काल में भूखमरी और बढ़ गई थी। बताइए, जो राजा बना था, है ना, गीजो, वह क्या किया? और लोगों के नाक में दम करने लगा। इसके शासन काल में तो भूखमरी बढ़ गई, जिसके कारण इसका विरोध, है ना, सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया। यानी थेथर्स एक व्यक्ति थे और इन्होंने इन सभी चीजों को सही करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसों द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया, लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। हर एक राजा जो होता है ना, चांसलर जो होते हैं, है ना, किसी भी प्रकार से लड़ाई होगा और वह कहाँ भाग जाएंगे? इंग्लैंड भाग जाएंगे। वह इंग्लैंड चले जाते हैं
और इंग्लैंड जो भी भागते हैं वह बच जाते हैं, है ना जी दोस्तों। इसीलिए कोई भी शासक गलत कार्य करके वे इंग्लैंड भागते हैं ताकि वे बच जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी प्यारे साथी, आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। हमने पहले ही बता दिया है वीडियो के शुरू में ही कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़े बड़ा बड़ा आंसर लिखने होते हैं। आपको 5 मार्क का होगा तो आप 5 में 5 लाने के लिए ये 4 पॉइंट्स तो आपको लिखनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी नंबर हमारा है, चौथा क्वेश्चन नंबर जो है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया क्या भूमिका निभाया था इटली और जर्मनी के एकीकरण में, तो मैं बता दूं, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। जी दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है इसकी कोई भूमिका नहीं रही, ये तो और बाधा पहुंचाता था। जी दोस्तों, चूंकि एकीकरण के पीछे तो राष्ट्रवाद का हाथ था, ऑस्ट्रिया कहां से आ गया। बात सही है ना। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, है ना, ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो वास्तव में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रिया जो था यह बाधा पहुंचाने का कार्य करता था। एकीकरण के पीछे तो राष्ट्रवाद वाले लोग थे। मैंने राष्ट्रवाद क्या होता है इसकी परिभाषा मैं सबसे पहले बता चुका हूं। तो राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का कुलपति यानी कि चांसलर या फिर राजा मेटरनिक को कहा जाता है। कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसका कहना था, और जानते ही कि मेटरनिक एक अच्छा शासक नहीं था, और इसका कहना था किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। बताइए यह कैसा शासक था? इसका एक ही मूल मंत्र था कि किसी भी देश में शासन करो लेकिन किसी भी प्रकार का विकास ना करो, जनता की भलाई ना करो। आई होप कि आपको यह भी प्रश्न याद हो गए होंगे। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी 5वीं नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। जी हाँ दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, तो हमारा आंसर होगा इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की सिद्धांत को जन्म दिया, है ना। फ्रांस की जो क्रांति थी, इन्होंने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की। यहाँ पे आपको सिर्फ राइन संघ की स्थापना है, लेकिन पूरा यदि मैं बताऊं तो जर्मन राइन संघ की स्थापना की। आई होप कि आपको यह भी प्रश्न याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है प्यारे दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण में, तो आंसर है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। अहम योगदान रहा किसका? तो बिस्मार्क का। क्या कर दिया बिस्मार्क जो इनका ही अहम भूमिका रहा? चलिए देखते हैं। जब से यह प्रसा का कुलपति यानी चांसलर बना, तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना रहा। इसके लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क को जब से प्रसा का चांसलर बना दिया गया, राजा बना दिया गया, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा दें। हाँ, और इसीलिए बिस्मार्क ने, है ना, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
बिस्मार्क ने, अगली पॉइंट है हमारी, बिस्मार्क ने विक्टर एमेनुएल के साथ संधि की और 1866 ईस्वी के सेडोवा का युद्ध के लिए सहायता मांगी। बिस्मार्क को लगा कि अकेले तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया को अकेले हरा पाना संभव नहीं था, और हरा सकता था वो तो वह बिस्मार्क ही हरा सकता था, इसीलिए तो बिस्मार्क को चुना गया। तो बिस्मार्क पहले क्या किया, इन्होंने विक्टर एमेनुएल के पास गया और उनसे संधि की और 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध कर लिया। किसके किसके बीच सेडोवा का युद्ध हुआ, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। आप याद रखिएगा जी दोस्तों, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ, और कब हुआ, तो 1866 ईस्वी में हुआ। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, है ना, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए, जो जर्मनी बच चुका था, है ना, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 1870 ईस्वी में, कब, 1870 ईस्वी में सेडेन का युद्ध किया। किसका युद्ध, सेडोन का युद्ध किया, और किसके साथ, तो जर्मनी और फ्रांस के साथ किया, जर्मनी और फ्रांस के साथ किया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग, आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रही होगी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, यानी पॉइंट्स है, फिर अंत में सेडोन के युद्ध के बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बहुत से लोग आए, बहुत से विचारधारक भी आए, लेकिन बिस्मार्क ने अंततः, है ना, सेडोन का युद्ध किया 1871 ईस्वी में, और फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और फ्रैंकफर्ट की संधि से ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सका। आई होप कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? तो रक्त एवं लौह की नीति से हम क्या समझते हैं, इसका आंसर नीचे दिया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। जी हाँ दोस्तों, यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से अब कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। बिस्मार्क का कहना था, कितनों भी भाषण दे दो, कितनों भी कुछ कह दो, कोई प्रभाव नहीं होगा। कब तक, जब तक विशाल सेना का एक संगठन नहीं किया जाएगा, आंदोलन नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बिस्मार्क का कहना बिल्कुल सही था। जी हाँ दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? तो इनका जन्म 1810 ईस्वी में नीस, यानी कि फ्रांस में हुआ था। यह कुलीन परिवार से संबंध रखते थे, यानी कि अमीर परिवार से यह संबंध रखते थे, तथा एक सफल कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी नेता भी थे। इसका मानना था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है तो वह ऑस्ट्रिया की है, जिसे अकेले हरा पाना संभव नहीं है। काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी को हुआ था, नीस में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के नीस क्षेत्र में। यह अमीर परिवार से संबंध रखते थे, और यह कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी नेता भी थे, है ना, और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया की थे, और यह काउंट काबूर यह बात जानते थे कि सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया की है, और ऑस्ट्रिया इतना शक्तिशाली है, इसको हरा पाना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखे। गैरीबाल्डी ने क्या किया? तो मैं बता दूं, गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक स्थान पर हुआ था। यह एक पेशे से नाविक था, अर्थात नौ सैनिक, और यह हमें जीने का असमर्थन था, है ना, और मेजनी के सपनों को
पूरा करना चाहता था, है ना। यह मेजनी का समर्थक था और यह मेजनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपनी सेवा के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था, यानी कि यह जब सेवा करना चाहते थे तो इन्होंने ही लाल कुर्ती का गठन किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आपको बतानी होगी गैरीबाल्डी ने किया था। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। हमारे आगे देखते हैं तो इन्होंने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया। अंततः अपना जीत हुआ और सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया गया, जो इटली का शासक था। विक्टर एमैनुएल इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गई होगी। आप इसे स्वयं से पढ़िएगा दोस्तों, जरूर आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां नंबर है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हमारा आंसर है, प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। इस देश से, है ना, दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे, लेकिन खुद की तरक्की नहीं कर रहे थे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जो प्राचीन यूनान है वह अपना अतीत गौरवमय रहा। उस समय उसका जो अतीत है बहुत ही सौंदर्य था, जी हाँ दोस्तों। लेकिन यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी वह कहा जाता था। वह क्या चीज था, तो वह ज्ञान का केंद्र था, कला का केंद्र था, साहित्य का केंद्र था यूनान, जी हाँ दोस्तों। लेकिन उस पर प्रसा जो है अपना अधिकार जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, प्रसा जो है अपना अधिकार जमा लिया, है ना, और अपना हुक्म चलाने लगा। वह प्रसा के अंतर्गत यूनान चलाया, जिसके वजह से वह कुछ नहीं कर पाया। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था, जो यूनान था वह तुर्की का गुलाम बना हुआ था, इसीलिए वह किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं कर सकता था, है ना। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए, है ना, कौन, यूनान, तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। कौन, यूनान, चुपके चुपके। जी हाँ दोस्तों, यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था और इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। इसी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, इंग्लैंड का एक महान कवि थे लॉर्ड बायरन, जो कि शहीद हो गए, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह सारी चीजें अच्छी से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आप स्वयं से एक बार सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारी कुल प्रश्न जो थी 10 प्रश्न थी और यह 10 प्रश्न से ही आपके प्रश्न बिहार बोर्ड में 2026 में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना करा देता हूं उतना सिर्फ आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी काम बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, आपको कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको यह कंटेंट को पढ़ लेना है और आपका काम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हैं, इनके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।